नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतीक टेक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज आपके सामने कुछ नए प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ पशुपालन से संबंधित। उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे कृषि प्रेक्षक के जो नए बेंच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर बहुत ही शानदार फैकल्टी द्वारा हमारे यहाँ कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे QR कोड स्कैन करिए। अगर आप हमसे जो हमारा ऐप है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तो हमारी ये QR कोड स्कैन करिए और जल्द से जल्द हमसे जुड़िए। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? क्या है दोस्तों? गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? जिसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन है 101.5, हमारा दूसरा ऑप्शन है 104 पॉइंट, हमारा तीसरा ऑप्शन है 105 और हमारा छठा ऑप्शन है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें पूछा गया गाय के शरीर का तापमान। हम अगर सारे जानवरों के तापमान की बात करें तो अगर आप 101 से 101.5 में देखें तो इन दोनों के अंदर गाय व भैंस का तापमान आता है। किस चीज का दोस्तों? गाय व भैंस का। अगर हम 102 से 103 देखें तो हमारी बकरी व भेड़ का तापमान, ये किसके अंदर है दोस्तों? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। 102 से 103 तो हमारे बकरी और भेड़ के अंदर है। 101 से 1.5 गाय और भैंस के अंदर है। और अगर हम मुर्गी की बात करें 106 या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान किसके अंदर होता है? मुर्गे या मुर्गी के अंदर। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। हमारा पहला ऑप्शन है 3.5%, दूसरा है 3.6%, हमारा अगला ऑप्शन है 5.2% और हमारा अगला ऑप्शन है 1.6%। अगर हम गाय के दूध में प्रोटीन की बात करें, गाय के दूध में प्रोटीन कितनी पाई जाती है दोस्तों? दूध में प्रोटीन पाई जाती है 3.5%। कितनी परसेंट दोस्तों? 3.5%। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैज्ञानिक नामों से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है बोस टार्सस, बोस इंडिकस, ओविस एरिस और कैप्रा हिरकस। अगर हम बोस टार्सस की बात करें, जो विदेशी गाय होती है, कौन सी दोस्तों? विदेशी गाय। उसका जो बॉटनिकल नेम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है वो कौन होता है दोस्तों? बोस टार्सस। कौन सा? बोस टार्सस। अगर हम ओविस एरिस की बात करें तो हमारे भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है ओविस एरिस। अगर हम कैप्रा हिरकस की बात करें, किसकी? कैप्रा हिरकस, तो ये हमारे बकरी का वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो वो है बकरी का। अगर हम बोस इंडिकस की बात करें तो बोस इंडिकस हमारे देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विदेशी गाय का तो बोस टार्सस, अगर आपसे भेड़ का पूछ लिया जाए तो ओविस एरिस, अगर आपसे बकरी का पूछ लिया जाए तो कैप्रा हिरकस, अगर हमें देसी गाय का पूछ लिया जाए तो बोस इंडिकस। हमारा क्वेश्चन क्या था? देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बोस इंडिकस। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है गाय की द्विप प्रयोजनी नस्ल है। गाय को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? एक तो दुधारू गाय यानी मिल्च ब्रीड, एक दीवकाजी ट्वेल्व परपज और एक भारवाई यानी ड्रॉथ गाय। कौन सी ड्रॉथ गाय? दुधारू के अंदर कौन कौन सी आती है दोस्तों? तो गीर, साहिवाल, देवनी और लाल सिंधी।
कौन कौन सी? गीर, साहिवाल, देवनी और लाल सिंधी। अगर हम दीव काजी की बात करें तो इसके अंदर हमारे थारपारकर, कांग्रेज, हरियाणवी, मालवी। इसी के साथ अगर हम बारवाई नस्लों की बात करें तो इसके अंदर हमारे नागौरी आती है, कंगायम आती है, इसके साथ हमारी मेवाती आती है। ये तो हमारे हो गए कौन कौन सी नस्लें। नस्लों को तीन भागों में बांटा गया है। जो सबसे ज्यादा दूध देती है उन्हें दुधारू नस्लों में कहा गया है। जो दोनों काम करती है, दूध व भारवाहक का दोनों काम करती है, उन्हें दीवकाजी कहा गया है। और जो सिर्फ बोझा या कसी कायों के लिए काम में लेती है उन्हें भारवाही नस्लें कहा जाता है। तो हमारे दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है? क्या है दोस्तों, गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है गीर, दूसरा है नागौरी, तीसरा है थारपारकर, चौथा है जर्सी। अगर हम गिर की बात करें तो ये दुधारू नस्ल है। अगर हम नागौरी की बात करें तो ये भारवाही नस्ल है। कौन सी दोस्तों? भारवाही नस्ल है। अगर हम थारपार की बात करें तो ये कौन सी दोस्तों? दीवकाजी नस्ल है। ये जर्सी कौन सी है दोस्तों? ये भी दुधारू नस्ल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? थारपारकर गाय है जो गाय की द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय गायों की यौन आरंभ अवधि होती है, यानी कि गाय अपने हीट पीरियड में कब आती है, वो अपने जो वयस्क होने के गुण प्रदर्शित करने लग जाती है, उस स्थिति क्या कहते हैं? यौन आरंभ अवधि कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 18 माह, दूसरा है 16 माह, तीसरा है 24 माह और चौथा है 32 माह। अगर हम विदेशी गायों की, कौन सी दोस्तों? विदेशी गायों की यौन आरंभ अवधि देखें तो कितनी होती है दोस्तों? तो 18 माह होती है। अगर हम इसी के साथ देसी गायों की देखें, देसी गायों की यौन आरंभ अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 24 माह। तो हमारे भारतीय गायों की जो यौनारंभ अवधि है वो 24 माह है। कितनी है दोस्तों? 24 माह। 18 किसकी है? विदेशी गायों की। यौनारंभ अवधि होती क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, वो हिट में आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, और जो अपने वयस्क होने के हैं वो सारे के सारे लक्षण प्रदर्शित करने लग जाती है। इसी के साथ हम अगला हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गाय की दुधारू नस्ल है, यानी गाय की जो मिल्क ब्रीड है वो कौन सी है इनमें से? तो हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणवी, दूसरा है सिंधी, तीसरा है नागौरी और चौथा है मालवी। अगर हम हरियाणवी की बात करें तो ये हमारी कौन सी नस्ल है दोस्तों? दीवकाजी, यानी कि ड्यूअल पर्पज। जो हमारी हरियाणवी गाय है वो ड्यूअल पर्पज है। नागौरी की बात करें तो हमारी ये भारवाही है। सर्वोत्तम सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले और सर्वोत्तम कसी के लिए जो जानी जाती है वो कौन सी है दोस्तों? नागौरी गाय है। सिंधी या लाल सिंधी, ये कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारी दुधारू नस्ल है। कौन सी है? दुधारू नस्ल। इसी के साथ हमारी अगली बात करें मालवी, मालवी गाय कौन सी है? दीवकाजी नस्ल है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या था, गाय की दुधारू नस्ल है, इनमें से गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? तो लाल सिंधी या रेड सिंधी। इसी के साथ हम इसी के साथ अगर हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय कौन सी गाय राज्य में रेंडी गाय के नाम से जानी जाती है?
कौन सी गाय हमारे राज्य में जो रेंडी गाय के नाम से जानी जाती है? हर पार करें। इसका अगर हम उत्पत्ति स्थान देखें तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान। का जो ओरिजिन प्लेस है या उत्पत्ति स्थान है। अगर हम राठी की बात करें तो इसे राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है। राजस्थानी कामधेनु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो राठी को कहा जाता है। राठी अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो वो कहाँ है? राठ क्षेत्र अलवर के अंदर। राठ क्षेत्र अलवर के अंदर। अगर हम गिर के ओरिजिन प्लेस की बात करें, अगर हम हमारे गिर के ओरिजिन प्लेस की बात करें तो कहाँ पे है? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में। इसके कान कैसे होते हैं दोस्तों? पत्ते की तरह लटकते हुए। कैसे होते हैं? पत्ते की लटकते हुए। इस कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे राजस्थान में रेंडी गाय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी कामधेनु किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थानी कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो राठ क्षेत्र अलवर की है। अगर हमारे गिर की गाय की बात करें तो गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में। अगर हम इसके रेंडी गाय किसे कहा जाता है राजस्थान के अंदर, तो ये कहा जाता है दोस्तों गिर गाय। और गिर गाय के कान कैसे होते हैं? तो पत्ते की तरह लटकते हुए होते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी तरह लटकते हुए गिर गाय के कान होते हैं। अगर हम इससे हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। बहुत ही शानदार सवाल है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। पहला ऑप्शन है हमारा गिर, दूसरा है राठी, तीसरा है कांग्रेज, चौथा है साहिवाल। कौन कौन सा? गिर, राठी, कांग्रेज और साहिवाल। अगर हम हमारे पहले ऑप्शन की बात करें तो राठी को क्या कहा जाता है दोस्तों? हमने देखा था रेंडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर इसे किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे राजस्थान में रेंडी के नाम से जाना जाता है। राठी को भी राजस्थानी कामधेनु, राठ क्षेत्र अलवर। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मोंट मोगरी, पाकिस्तान। अगर हम सर्वाधिक वसा की बात करें तो साहिवाल गाय के अंदर होती है। अगर हम सर्वाधिक दूध की बात करें तो वो भी देसी गायों में साहिवाल के अंदर होता है। अगर हम साहिवाल के बारे में और बात करें तो गाय का जो सबसे मीठा दूध होता है वो किसका होता है दोस्तों? साहिवाल गाय का होता है। हमें क्या पूछा गया है? सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। कृषि कार्यों वे तेज दौड़ने में तो कौन सी है दोस्तों? नागौरी गाय है। लेकिन सवाई चाल, सवाई चाल के लिए कांग्रेज गाय प्रसिद्ध है। सवाई चाल के अंदर जो दोनों, जब पशु चलता है तो दोनों गायों की जो पैरों की जो बीच की दूरी होती है वो समान रूप से रखी जाती है। जैसे कहीं कहीं रेसिंग कंपटीशन होता है उसके अंदर जो वॉक डांस होता है उसके अंदर वो जो हमारी लेडी जो ऐसे रखती है ना पैर दोनों एक समान रूप से, वैसे ही कांग्रेज गाय चलती है। इस चाल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कांग्रेज, इस चाल को कहते हैं सवाई चाल कहते हैं दोस्तों। क्या चाल कहते हैं? कौन सी चाल कहते हैं? सवाई चाल कहते हैं। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 से 3%, दूसरा है 4 से 5%, और तीसरा है 7 से 10%, और चौथा है 8 से 11%। कितना है दोस्तों? तो हमारे कौन कौन सा ऑप्शन है? 1 से 3%, 4 से 5, 7 से 10 और 8 से 11। गाय के दूध में वसा प्रतिशत की बात करें जो लगभग सभी गायें हैं, समान रूप से देखें तो 4 से 5% होता है। अगर हम सर्वाधिक वसा की बात करें, सर्वाधिक वसा किसके अंदर है दोस्तों? तो साहिवाल गाय के अंदर। कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 4.5 से 6% तक इसकी फैट आती है। अगर हम दूध के अंदर सबसे कम घटने में बढ़ने वाले अवयव की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सबसे ज्यादा घटने में बढ़ने वाले अवयव की बात करें वो कौन सा है दोस्तों? वसा है।
दूध के अंदर सर्वाधिक घटने व बढ़ने वाला अवयव कौन सा है दोस्तों? तो वो है वसा। अगर हम सबसे मीठे दूध की बात करें तो साहिवाल का सबसे मीठा दूध होता है। दूध मीठा होता किस कारण है दोस्तों? तो लैक्टोज शर्करा के कारण। किसके कारण दोस्तों? तो लैक्टोज शर्करा के कारण। लैक्टोज शर्करा। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा कौन सी गाय के अंदर पाई जाती है, तो वो कौन सी गाय के अंदर पाई जाती है दोस्तों? तो साहिवाल गाय के अंदर है। सर्वाधिक मीठा दूध पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सा है दोस्तों? साहिवाल गाय है। हमें क्वेश्चन पूछा गया गाय के दूध में वसा प्रतिशत, अगर हम समान रूप से देखें तो 4 से 5% जो वसा प्रतिशत होता है वो लगभग सभी गायों में होता है। अगर हम सर्वाधिक भैंस के अंदर वसा देखें, भैंसों में तो बदावरी नस्ल में, कौन सी नस्ल में दोस्तों? बदावरी नस्ल में। कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? तो वो 13% होती है। अगर आपसे गायों के अंदर सर्वाधिक वसा पूछे तो वो है साहिवाल के अंदर। अगर आपको भैंसों के अंदर सर्वाधिक वसा पूछे, अगर आपको भैंसों के अंदर सर्वाधिक वसा पूछे तो वो कौन सी है दोस्तों? वो बदावरी भैंस है। अगर उसके अंदर कितना प्रतिशत है? तो 13% होता है दोस्तों। कितना प्रतिशत? 13%। इसका हमारा जो आंसर है वो 4 से 5% है, बी ऑप्शन। अगर हम इससे हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है? इसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है साहिवाल, दूसरा है राठी, तीसरा है थारपारकर और चौथा है गिर। अगर हम साहिवाल की बात करें, अगर हमको राजस्थान की देसी नस्ल देखनी है प्रॉपर राजस्थान की, तो हमें सभी के ओरिजिन प्लेस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम साहिवाल की बात करें तो ये हमारा कौन सा है? माउंट मोगरी पाकिस्तान। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे दोस्तों? माउंट मोगरी पाकिस्तान। अगर हम थारपारकर की बात करें, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे दोस्तों? सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान। अगर हम गिर गाय की बात करें तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगलों में, कौन से जंगलों में दोस्तों? तो गिर जंगलों में। गिर जंगल हमारे है कहाँ पे? तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर हमारा गिर जंगल है। वहां पे कौन सी गाय पाई जाती है दोस्तों? तो उसका ओरिजिन प्लेस या वहां पर गिर गाय पाई जाती है। अगर हम राठी की बात करें, राठी का एक राजस्थानी कामधेनु, ये कहाँ पे दोस्तों? राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र हमारे कहाँ पे आता है दोस्तों? तो वो आता है अलवर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? अलवर के अंदर। राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है? तो आपको पता ही चल गया होगा राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी, क्योंकि हमने सारे के ओरिजिन प्लेस की बात कर ली। और जो अलवर है हमारा, जो राजस्थान के अंदर आता है, तो इसके अंदर ऐसे सीधा पता चल रहा है जो राठी गाय है वो राजस्थान की देसी नस्ल है। कौन सी गाय दोस्तों? तो राठी गाय जो हमारे राजस्थान की देसी नस्ल है। इसी के साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूर्णतः राजस्थान की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन थी? वो था हमारा पिछले वाला क्वेश्चन, राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी? ये पूछा गया पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी? तो हमारा पहला ऑप्शन है वही साहिवाल, दूसरा है राठी, तीसरा है थारपारकर और चौथा है गिर। हमने सारे ऑप्शनों की बात की थी। साहिवाल माउंट मोगरी पाकिस्तान था। अगर आपको रेगिस्तानी नस्ल के बारे में पता लगाना है तो इनके पहले ओरिजिन प्लेस की बात करनी होगी। अगर आपको थारपारकर की बात करते हैं, सिंध प्रांत पाकिस्तान। अगर हमारे राठी की बात करें तो राठ क्षेत्र अलवर। वापिस गिर का काट गुजरात के काठियावाड़ जंगलों, जो काठियावाड़ के अंदर जो गिर जंगल है उनको, वहां पे कौन सी गाय है दोस्तों? वहां पे गिर गाय है। गुजरात का काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। ये तो इनके ओरिजिन प्लेस की बात हो गई, लेकिन हमें क्या दोस्तों पता लगाना है इनमें से रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है। अगर हम अलवर की बात करें तो ये हमारे जैसलमेर बाड़मेर से साइड में अपोजिट आ जाता है। गुजरात भी हमारे अपोजिट आ जाता है। साहिवाल, ये जो माउंट मोगरी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जो
रेगिस्तान है वो बहुत कम मात्रा, लेकिन जो हमारा सिंध प्रांत है वो हमारा जो थार का रेगिस्तान है उसके उससे सटा हुआ है। इस कारण इस नस्ल को जो थारपार का नस्ल है इसे पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। कौन सी नस्ल को दोस्तों? तो थारपार का नस्ल को पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। इसी के साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला बहुत ही क्वेश्चन शानदार है, गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों में होती है? गाय को हम जब ब्याने से कितने दिन पहले दोहना बंद कर देते हैं, यानी उससे दूध प्राप्त करना बंद कर देना, दूध प्राप्त करना बंद कर देना। तो पशु बयान के जो कितने दिन पहले हमारा जो दूध प्राप्त करना बंद कर देते हैं उसे कौन सी अवस्था कहते हैं दोस्तों? उसे शुष्क अवस्था कहते हैं। वो कितने दिनों की होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 60 से 90 दिन, 90 से 100 दिन, 100 से 120 दिन और 120 से 150 दिन। गाय का अगर हम गर्भकाल की बात करें तो 9 माह 9 दिन यानी 281 दिन का होता है। ये तो हमारा गर्भकाल की बात हो गई गाय के। भैंस का 10 माह 10 दिन होता है। किसकी हो गई दोस्तों? गर्भकाल की। लेकिन हमारा क्वेश्चन है शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है? तो कितने दिनों की होती है दोस्तों? तो हमारे जो गाय के ब्याने के 60 से 90 दिन पहले हम गाय को या पशु को दोहना बंद कर देते हैं। उस अवस्था के अंदर जब हम दूध उत्पादन जिस समय नहीं प्राप्त करते हैं उसको शुष्क अवस्था कहा जाता है। वो कितने दिनों की होती है दोस्तों? तो वो होती है 60 से 90 दिनों की। कितने दिनों की दोस्तों? 60 से 90 दिनों की। इसी के साथ हम अगर हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें, व्यस्क गाय के आमाशय में रुमेन की क्षमता होती है। ये पेट पेट का एक भाग है। पेट के कितने भाग हैं? तो पेट के दोस्तों 4 भाग हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अगर हम एबोमेजम की बात करें तो इसका 6 से 7% भाग होता है। पशु के पेट के अंदर 6 से 7% एबोमेजम का भाग होता है। एबोमेजम करता क्या है? पशु के जो भोजन का पाचन करता है, भोजन का पाचन। इस कारण भोजन का पाचन करने का एबोमेजम क्या कहा जाता है दोस्तों? सत्य पेट कहा जाता है। सत्य पेट कहा जाता है। अगर हम ओमेजम की बात करें तो ये भी 6 से 7% भाग होता है। अगर हम रेटिकुलम की बात करें तो ये जो है पशु के पेट का सबसे छोटा भाग होता है। पशु के पेट का छोटा भाग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशु के पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है तो वो रेटिकुलम होता है। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो कैसी होती है दोस्तों? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। रेटिकुलम का कार्य क्या है दोस्तों? तो रेटिकुलम का कार्य जो एक खाद्य पदार्थ हैं, कौन से दोस्तों? एक खाद्य पदार्थ। एक खाद्य पदार्थों को आगे जाने से रोकता है। जो पशु चारा खाता है अगर उसके अंदर कंकड़ पड़ता है या केल वगैरह है उसको पेट के अंदर जाने से रोकता है। इसका कार्य दोस्तों रेटिकुलम का एक खाद्य पदार्थों आगे जाने से रोकना। ये तो हो गई हमारे तीनों की बात। हमें पूछा गया आमाशय में रुमेन की क्षमता कितनी होती है, पेट में रुमेन कितनी क्षमता होती है? तो इसका कितना प्रतिशत भाग होता है दोस्तों? 80%। इसका कार्य क्या है दोस्तों? भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण किसके अंदर होता है दोस्तों? तो रुमेन के अंदर होता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पेट का सबसे बड़ा भाग, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेट का सबसे बड़ा भाग तो रुमेन होता है। कितना प्रतिशत? 80%। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है तो वो होता है रेटिकुलम। ये हमारे जो पेट के जो चारों भाग हैं, अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंटों से आता है, इनके अलावा कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पेट के आधार पर जानवरों को कितने भागों में बांटा गया है, क्या है दोस्तों? पेट के आधार पर जानवरों का या पशुओं का वर्गीकरण।
हमारी पिछली वाली क्लास में मैंने समझाया था, आपने देखी हो तो इसके अंदर और देख लेते हैं। 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, कितने कितने भागों में? तो 3 भागों में। कौन कौन से? रूमिनेंट्स, एक तो हो गया रूमिनेंट्स, एक हो गया दोस्तों स्यूडो रूमिनेंट्स। एक हमारा हो गया दोस्तों नॉन रूमिनेंट्स। अगर हमारे रूमिनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर चारों भाग उपस्थित होते हैं। जो पेट के चारों भाग होते हैं, 4 भाग उपस्थित होते हैं। हमने पहले बात की थी रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये जो भी चारों भाग है वो पेट के अंदर उपस्थित होते हैं, तो वो कौन से हो गए दोस्तों? रूमिनेंट्स हो गए। तो इसके अंदर अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे जुगाली करने वाले जो भी पशु होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ और हिरण। अगर हमारे स्यूडोरुमिनेंट्स की बात करें तो दोस्तों स्यूडोरुमिनेंट्स के अंदर 3 भाग उपस्थित होते हैं। कितने भाग? 3 भाग उपस्थित। पेट के जो 3 भाग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग? ओमेजम भाग अनुपस्थित। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें, किसकी दोस्तों? उदाहरणों की बात, तो इसके अंदर दोस्तों ऊंट व लामा। ऊंट व लामा है, उनके अंदर स्यूडोरुमिनेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग दोस्तों? तो ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अगर हमारे नॉन रुमिनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? एक भाग उपस्थित होता है। तो दोस्तों एक भाग उपस्थित होता है, इसी के अंदर भोजन का संग्रहण, भोजन का पाचन, सारे जो भोजन के संबंधित जो पेट में जाने के बाद क्रिया होती है वो एक ही भाग के अंदर होती है। इसके अंदर उदाहरण की बात करें, जो भी हमारे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जो भी मांसाहारी जानवर हैं वो नॉन रुमिनेंट्स के अंदर आते हैं। कौन से दोस्तों? जो भी मांसाहारी जानवर वो नॉन रुमिनेंट्स के अंदर आते हैं। ये तो हमारे पेट के बारे में। अगर आपसे पेट का अगर कोई क्वेश्चन आए तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जिस गाय के अमाशय में रुमेन की क्षमता होती है कितने प्रतिशत होती है? हमारा ऑप्शन है पहला 80%, दूसरा है 66%, तीसरा 50, चौथा है 45। हमने बात कर ली थी जो रोमेन भाग है उसका 80% है, वो पेट का भाग होता है। या अमाशय में रोमेन की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 80%। ओमेजम और एबोमेजम की 6 से 7% क्षमता होती है। और जो हमारा सबसे छोटा भाग है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो रेटिकुलम हमारे सबसे पेट का जो है सबसे छोटा भाग है। इसी के साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा हमारा अगला। बस आपको क्वेश्चनों में मजा आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, आपको सिलेक्शन देना है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना होगा। बछड़ों में सिंगरोधन हेतु उपयुक्त आयु है। बछड़ों में सिंगरोधन हेतु उपयुक्त आयु कौन सी पूछी जा रही है? तो हमारा पहला ऑप्शन 7 से 15 दिन, दूसरा है 4 से 6 माह, तीसरा है 4 से 6 सप्ताह और चौथा है 6 सप्ताह। 6 माह से अधिक, 6 सप्ताह नहीं, 6 माह से अधिक। तो हमारे जो एक तो हमारे सिंगरोधन के लिए केओच काम में लेते हैं, एक एनएओएच काम में लेते हैं, और अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन विधि है, इलेक्ट्रॉन डी हॉर्नर विधि। का जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखा जाता है। क्या दोस्तों? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखा जाता है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या है, जो सींग की जो भी ऊपर की जो सतह होती है या जो चमड़ी होती है सींगों की, जो भी कोशिकाएं होती हैं उनको जला दिया जाता है या मार दिया जाता है, जिसके कारण वो वृद्धि करना रुक जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो पशुओं को सुंदर दिखाने के लिए, या जो भी खराब पशु हैं वो किसी दूसरे पशु को मारे या नहीं, इस कारण इस विधि को अपनाते हैं। इस विधि को कौन सी उम्र में अपनाते हैं दोस्तों? वो 7 से 15 दिन की उम्र में अपनाते हैं। कौन सी? तो 7 से 15 दिन की उम्र में डी हॉर्निंग की जाती है, सिंगरोधन किया जाता है। इसी के साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कौन कितनी होती है? हमारा पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 62, तीसरा है 54 और चौथा है 64। अगर हम हमारे जानवरों गुणसूत्रों की बात करें
अगर हम 38 गुणसूत्र देखें, अगर हम 54 देखें, अगर हम 60 देखें, अगर हम 61 देखें, अगर हम 62 देखें, अगर हम 63 देखें, अगर हम 74 और 72 देखें, तो 38 किसके अंदर? तो दोस्तों 38 गुणसूत्र हमारे होते हैं स्वर के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? तो वो होते हैं स्वर के अंदर। अगर हम हमारे 54 गुणसूत्रों की बात करें तो वो होते हैं भेड़ के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाय की तरह, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? 54 होते हैं। अगर हमारे 60 गुणसूत्र की बात करें तो हमारे किस किस के अंदर होते हैं दोस्तों? बकरी व गाय के अंदर। बकरी और गाय के अंदर अगर आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों कितनी होती है? 60। अगर हमारे 61 की बात करें तो दोस्तों 61 गुणसूत्र होते हैं हमारे गद्दे के अंदर, 62 होते हैं खच्चर के अंदर, और 63 होते हैं हमारे दोस्तों घोड़ा या घोड़ी के अंदर। घोड़ा और गद्दे का जो संकरण करा के जो हम संतान उत्पत्ति होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? खच्चर होती है। अगर हम 74 की बात करें तो एक कुबड़ वाला ऊंट, यानी जो अरेबियन ऊंट होता है। और 72 की बात करें तो दो कुबड़ वाले ऊंट के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 72 होते हैं। तो हमारे दोस्तों सूत्र, गाय में गुणसूत्रों की संख्या पूछी हुई है तो कितनी होगी दोस्तों? 60 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 60 होगी। इसी के साथ हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गाय का औसत गर्भकाल होता है। पहला ऑप्शन 261 दिन, दूसरा है 281 दिन, तीसरा है 301 और चौथा है 321 दिन। अगर हम गर्भकालों की बात करें, अगर हम सभी पशुओं का जो गर्भकाल देख लें, अगर हम गाय का देखें, जवान भैंस का देखें, भेड़ और बकरी का, ज़्यादातर हमारे ये चार इंपॉर्टेंट है। गाय के अंदर अगर हम देखें तो 9 माह 9 दिन। अगर हम भैंस के गर्भकाल की बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 10 माह और 10 दिन। कितना दोस्तों? 10 माह 10 दिन। अगर हम इससे आगे बात करें भेड़ की, 5 माह और -5 दिन, यानी कि 5 महीने और -5 दिन। कितने दोस्तों? 5 महीने और -5 दिन। अगर हम बकरी की बात करें तो 5 माह या 5 महीने +5 दिन। ये तो हो गया हमें दोस्तों सीधे से याद रखें, 9 माह 9 दिन, 10 माह 10 दिन। अगर हम इनके दिनों की बात करें तो लगभग 281 दिन गाय के अंदर। अगर हम भैंस के अंदर बात करें तो 367 से 310 दिन। अगर हम हमारे भेड़ की बात करें तो दोस्तों भेड़ के अंदर 147 दिन, लगभग कितने? 147 दिन। उससे आगे अगर हम बात करें बकरी की, तो बकरी के अंदर कितने होते हैं दोस्तों? तो बकरी के अंदर होते हैं 151 दिन। ये जो लगभग है, अगर आपको इसके आसपास भी संख्या दी हो गई हो तो वो भी आंसर जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो गाय के औसत गर्भकाल कितना होगा दोस्तों? तो 281 दिन। कितना दोस्तों? 281 दिन। इसी के साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने योग्य मात्रा, कोलेस्ट्रम या खीस की। खीस क्या कार्य करता है दोस्तों? मजदूर रेचा का कार्य करता है। ये जो है खीस के अंदर क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इस कारण बछड़ों को दी जाती है, जिस कारण उनकी क्या हड्डियां मजबूत रहें। अगर हमारे नवजात शरीर का 1/10 भाग, 1/5 भाग हमारे पहला ऑप्शन है, दूसरा है नवजात शरीर का 1/10 भाग, तीसरा है नवजात शरीर का 1/15 भाग, और चौथा है दोस्तों नवजात शरीर का 1/20 भाग। तो हमारा सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नवजात शरीर का जो 1/10 भाग है, 1/10 भाग खीस की मात्रा जो पशु है उसके बछड़े को दी जाती है। साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गाय में मध्य चक्कर की अवधि होती है। मध्य चक्कर क्या होता है दोस्तों? दो मध्यकालों के बीच की जो अवधि होती है वो मध्य चक्कर होता है। इससे पहले हम मध्यकाल किसे कहते हैं पहले ये पता होना जरूरी है। और मध्य चक्कर जो पशु गर्भित होने का सही समय होता है, पशु गर्भित होने का सही समय
वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है मध्यकाल। अगर हम मध्य चक्र की बात करें तो दो मध्यकालों के जो बीच का अंतर होता है, दो मध्यकालों के बीच का अंतर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मध्य चक्र। मध्यकाल क्या होता है? पशु गर्भित होने का जो सही समय या उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है मध्यकाल। तो हमें क्या पूछा कि गाय के मध्यकाल की अवधि कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन है 11 दिन, दूसरा है 16, तीसरा है 30 और चौथा है तीसरा है 21 दिन। तो हमें सही गर्भ जो मध्य चक्कर की अवधि है वो पूछी गई है। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो दोस्तों 18 घंटे, 18 या 18 से 24 घंटे। अगर मध्य चक्र की बात करें दोस्तों 21 दिन। तो जो मध्यकालों के बीच की जो अवधि होगी वो कितने दिन होगी दोस्तों? तो वो होगी 21। साथ हम हमारा अगला क्वेश्चन अगला देख के, तो क्या है दोस्तों? गाय में मध्यकाल की अवधि होगी, मध्यकाल पशु गर्भित होने का सही समय, पशु गर्भित होने का उपयुक्त या सही समय का सही समय कब होता है दोस्तों? तो हमारा पहला ऑप्शन है 36 घंटे, दूसरा 18 घंटे, तीसरा है 3 दिन और चौथा है 10 से 15 दिन। तो मध्यकाल की जो अवधि होगी दोस्तों वो कितनी होगी दोस्तों? गाय के अंदर तो वो होगी 18 घंटे, 18 से या 24 घंटे। कितनी दोस्तों? 18 से 24 घंटे। अगर हम 3 दिन की बात करें तो ये किसके अंदर होते हैं दोस्तों? तो ऊँट के अंदर 3 दिन की मध्यकाल होते हैं। ऊँट के अंदर जो मध्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 3 दिन की होती है। इसके साथ हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें